नमस्कार सभी को सर्वज्ञशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। यूपी पेट की इस क्लास में आप सभी भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम पेट एग्जाम की तैयारी में आपके सामने निरंतर जो है प्रस्तुत हो रहे हैं और हम पेट एग्जाम की तैयारी में जो आपका पेट्स का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम क्लास लेके आपके सामने आ रहे हैं। तो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे और पूरे ए टू जेड सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे। तो सिलेबस में आपका पहला जो टॉपिक चल रहा है हिस्ट्री का। हिस्ट्री में हम देख रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता को, और सिंधु घाटी सभ्यता पे हमारी जो है 4 क्लासेस आ चुकी हैं और हम एक एक करके स्थलों पर चर्चा कर रहे हैं और स्थलों पे बहुत विस्तृत हमारी व्याख्या इस पे चल रही है। तो आज हम कुछ और महत्वपूर्ण स्थलों पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और आप लोग का जो ये फीडबैक है बहुत अच्छा लगता है मुझको। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दिया करिए। फिलहाल आपका जो पॉजिटिव कमेंट है या नेगेटिव कमेंट है मैं सबका स्वागत करता हूं और आपका यह सपोर्ट निरंतर बना रहे और हम आपके सामने निरंतर इसी प्रकार क्लास को लाते रहें, ऐसी हमारे अंदर ऊर्जा बनी रहे। तो दोस्तों, हमारी क्लास चल रही थी आपका सिंधु घाटी सभ्यता पर, और जिन भाइयों बहनों ने पिछली क्लासेस को नहीं देखा हो उसको अवश्य देखिएगा और आपको बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा कि हमें किस तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करना है। आप बेफिक्र रहिए, एकदम निश्चिंत रहिए कि एग्ज़ाम की डेट जैसे ही आएगी क्लास की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। आप प्रॉपर तरीके से आप तैयारी करिए, आपको अच्छे से तैयारी कराई जाएगी, बिल्कुल गहनता के साथ आपको हर सब्जेक्ट को बताया जाएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास हम करेंगे स्टार्ट। क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन भाइयों बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि जैसे ही क्लास आपके पास पहुंच आए तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो आज की चर्चा को हम करेंगे स्टार्ट और मैं बताना चाहूँगा कि पिछली क्लास में मैंने आपका लोथल पे चर्चा की थी, बनावली पे चर्चा करी थी और साथ साथ में चन्नू दड़ों पे चर्चा की थी। तो इन 3 स्थलों पे चर्चा की थी हमने। और एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुछ स्थलों में जिलों में जो जिले की बात है उसमें कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। जैसे बनावली में मैंने बताया था हिसार जिला, वहाँ पे कहीं कहीं फतेहाबाद भी मिलता है क्योंकि पुराना और वर्तमान, कहीं वर्तमान दे दिया जाता है कहीं पुराना दे दिया जाता है। जैसे उसमें बनावली में फतेहाबाद भी मिलता है। इसी प्रकार आप देखें तो यह अभी जो स्थल चर्चा करेंगे कालीबंगा की, तो कालीबंगा पे भी आपको ध्यान रखना है। कालीबंगा में ये हनुमानगढ़ जिला है वर्तमान में, लेकिन इसका पहले जो है गंगानगर। तो इस प्रकार जिलों के नाम परिवर्तित मिलते हैं, अन्य अन्य पुस्तकों में अलग अलग नाम मिल सकते हैं, तो आपको इससे घबराना नहीं है। बिल्कुल आप अच्छे से पढ़ते चलिए, आपको कहीं भी कोई डाउट होगा तो आपको जरूर बताया जाएगा। तो आज की महत्वपूर्ण चर्चा में हम स्टार्ट करेंगे कालीबंगा से। पिछली जो हमारा जो टॉपिक खत्म हुआ था वो मैंने बनावली पर चर्चा खत्म की थी और 5 स्थल हमारे बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं। तो बनावली की बात करें तो बनावली को मैंने बताया था हिसार जिला, उसमें फतेहाबाद जिला भी मिल सकता है आपको। तो बनावली जो है, बनावली कालीबंगा से ज़्यादा दूरी उसकी नहीं है, 120 किलोमीटर लगभग आसपास जो है बनावली की दूरी वहाँ पे आपको मिलती है कालीबंगा से। फिलहाल आज की चर्चा को हम कालीबंगा से स्टार्ट करते हैं। तो कालीबंगा की बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 1951 में अमलानंद घोष के द्वारा इसका जो है खोज किया गया और इसमें जो उत्खनन करता है जिन्होंने इसकी खुदाई करवाई वो अलग हैं। तो 61 से लेके 67 तक, 61 से 67 तक इसमें 2 लोगों का नाम ध्यान रखना है, बीबी लाल, बी के थापड़। बहुत सारी पुस्तकों में बहुत सारी त्रुटियां भी होती हैं, तो पुस्तकों में कहीं कहीं खोजकर्ता के जगह पे बीबी लाल का नाम दे दिया गया है, कहीं उत्खननकर्ता की जगह पे अमलानंद का घोष का नाम दे दिया गया है। तो यहाँ पे स्पष्ट तरीके से आपको समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पे खोज अमलानंद घोष ने की है और बीबी लाल तथा बी के थापड़ ने इसका उत्खनन कार्य करवाया। 61 से लेकर 67 तक ये उत्खनन कार्य हुआ है। तो इसको ध्यान रखिएगा, 2 लोगों का नाम यहाँ पे आवश्यक है याद रखना, बीबी लाल और बी के थापड़ द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया। 1951 में इसका अमलानंद घोष द्वारा इसकी जो है खोज की गई। अगर बात करें अवस्थिति यानी स्थित कहाँ है, तो ये हनुमानगढ़ जिले में है और हनुमानगढ़ जिला राजस्थान के अंतर्गत यहाँ पे स्थित है और यहाँ पे घग्गर नदी
घग्गर नदी के किनारे यह स्थल स्थित है। जो पुरानी सरस्वती नदी है उसी को वर्तमान में घग्गर नदी बोलते हैं। तो घग्गर नदी आ जाए या सरस्वती नदी आ जाए तो इसको दोनों याद रखिएगा। तो सरस्वती नदी या पुरानी जो ये पुरानी सरस्वती नदी, वर्तमान जो है घग्गर नदी, तो उसी के किनारे स्थित यह कालीबंगा है। कालीबंगा स्थल अगर बात करें तो यहाँ से बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो विभिन्न एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। तो प्रथम साक्ष्य आपको ध्यान रखना है। प्रथम साक्ष्य के रूप में हल व जोते हुए खेत के प्रथम साक्ष्य यहाँ मिलते हैं। यानी किसी भी अन्य स्थलों से हल व खेत के जोते हुए खेत के साक्ष्य अगर बात करें साक्ष्यों में, तो प्रथम साक्ष्य यहीं से प्राप्त होता है। हल व जोते हुए खेत के साक्ष्य, प्रथम साक्ष्य, प्रथम फर्स्ट टाइम जो एविडेंस मिला है वह कहाँ से मिला है? वो कालीबंगा से मिला है। और कालीबंगा के लोग जो हैं एक साथ दो फसल बोते थे, एक साथ दो फसल बोते थे। इसको बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दो फसलों को एक साथ उगाते थे। और अगर बात करें तो यहाँ पे हल व जुते हुए खेत के प्रथम साक्ष्य यहाँ से आपको प्राप्त होते हैं। तो एक एक साक्ष्य आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे साक्ष्यों को ध्यान रखिएगा। अगर बात करें तो यहाँ के मकान कच्ची ईंटों से निर्मित थे, अतः इसे दीनहीन बस्ती कहा जाता है। अगर बात करें तो कच्ची ईंटों से मकान निर्मित थे, जिसका मकान आज अगर वर्तमान में देखें तो आज ईंटों के साथ साथ बहुत लोग पत्थरों से मकान हवेली का निर्माण करवाते हैं। तो जिनका मकान पत्थरों से, मान लीजिए संगमरमर से किसी ने मकान बनवाया तो उसको हम क्या कहेंगे? बहुत बड़े लोग हैं, बहुत ही धनवान लोग हैं, यानी वो इलिट क्लास में आ जाता है। तो जिस मकान को बनाने में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया हो, यानी सस्ते मटेरियल का यूज किया गया हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम यही बोलेंगे कि ये जो यहाँ बस्ती है कालीबंगा की, वो दीनहीन लोगों की थी। मान लीजिए वर्तमान में कोई एक ऐसा गांव है जहाँ पे आपका कच्ची जो है दीवारें हैं, मिट्टी की दीवारें हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये गांव जो है दीनहीन गांव है, यानी गरीबों का गांव है। तो इसी प्रकार कालीबंगा को दीनहीन बस्ती बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे कच्ची ईंटों के मकान जो है मिले हैं, कच्ची ईंटों से निर्मित मकान मिले हैं। अगर बात करें तो इसमें ध्यान रखना है आपको कि मकान तो कच्ची ईंटों से निर्मित है यहाँ से। और एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि यहाँ से लकड़ी की बनी नालियों के साक्ष्य मिले। लकड़ी की बनी नालियों के साक्ष्य, यानी लकड़ी से नालियों को बनाया गया है, तो उसके साक्ष्य भी मिले हैं। अगर बात करें तो आगे देखें तो मकानों के अलंकृत फर्श हैं और अलंकृत ईंटों के साक्ष्य हैं। ईंटों के साक्ष्य अगर देखें तो कच्ची ईंट का प्रयोग किया गया है, बट उसमें जो है उसको अलंकृत किया गया है। मान लीजिए कोई यहाँ पे ईंट है, ये ईंट है, तो इसमें अलंकरण बना दिया गया। मान लीजिए पुष्प बना दिया गया, फूल बना दिया गया है। अलंकरण, अलंकृत का मतलब यही होता है। मान लीजिए डिजाइन बना दिया गया है, पहले के ईंटों में डिजाइन देखने को मिलता था, तो इसको ध्यान रखिएगा। अलंकरण है इस ईंटों में ही नहीं बल्कि यहाँ के जो मकान है उसकी फर्शों में भी अलंकरण देखने को मिलता है। अलंकृत फर्श और साथ साथ में अलंकृत ईंट का प्रयोग किया गया है। तो ये अच्छी चीज है, देखने में अच्छा लगता है। बात करें तो यहाँ ऊंट के प्रथम साक्ष्य यहीं से प्राप्त होते हैं। ऊंट के प्रथम साक्ष्य यहीं से प्राप्त होते हैं, कालीबंगा से, ध्यान रखिएगा। बात करें तो यहाँ से खोपड़ी के शल्य चिकित्सा के भी साक्ष्य मिले हैं। खोपड़ी के शल्य चिकित्सा के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। जैसा कि पिछली क्लास में भी मैंने बताया था आपको, कहाँ बताया था? लोथल स्थल में मैंने बताया था कि खोपड़ी के शल्य चिकित्सा के साक्ष्य लोथल में मिले हैं, क्योंकि वहां पे खोपड़ी में, कपाल में छिद्र देखा गया है। छिद्र होने के कारण बताया जाता है कि खोपड़ी के अंदर जो है सर्जरी की गई है। तो उसी प्रकार यहाँ से भी खोपड़ी के शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिलते हैं कालीबंगा से। बात करें तो कालीबंगा से विश्व के प्रथम भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं। प्रथम भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से मिलते हैं और ऐसा माना जाता है कि यह 2100 के आसपास यहाँ पे भूकंप आया हुआ होगा। अब हम देखेंगे आगे के जो साक्ष्य हैं उसको भी देखिएगा। तो इसको याद रखना है, कालीबंगा से विश्व के प्रथम भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं और ऐसा माना जाता है 2100 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ पे भूकंप आया हुआ था। ठीक है, ऐसा मान्यता है, ध्यान रखिएगा। अब बात करें अन्य साक्ष्यों में, तो यहाँ पे मैंने 6 साक्ष्य बता दिए। 7वां साक्ष्य देखिएगा। तो यहाँ से बात करें तो यहाँ पे बेलनाकार मोहरें मिली, बेलन के आकार की। जैसे बेलन कैसे होता है?
ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो बेलनाकार मोहरे, तो यहां देखिएगा, बेलनाकार मोहरों के साथ, मोहरों के साथ मिले हैं, साथ मिले। बेलनाकार मोहरे जो है यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता नहीं थी। तो बेलनाकार मोहरे अगर बात करें तो उस समय मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रचलित थी। कहाँ पे? मेसोपोटामिया सभ्यता में बेलनाकार मोहरों का प्रचलन था। ठीक है, सभ्यता में इसका प्रचलन था। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि ये जो है मेसोपोटामिया जो सभ्यता है उसके व्यापारिक संबंधों को दर्शाता है। तो अगर बात करें तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत बेलनाकार मोहरे प्रचलित नहीं थी, और ये उस समय अगर बात करें तो मेसोपोटामिया में ये जो है मोहरे प्रचलित थी। तो ऐसा माना जाता है कि ये मोहरे मेसोपोटामिया सभ्यता से यहाँ पे कालीबंगा में आई थी, यानी ये आपसी व्यापार का यहाँ पे संबंध दिखाया जाता है या संबंध का प्रदर्शन है। तो उसको ध्यान रखिएगा, बेलनाकार मोहरे प्राप्त हुई हैं। और आपको ध्यान रखना है, एक नाम ध्यान रखना है कि दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा का नाम ध्यान रखना है। दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा हैं ये। इन्होंने हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को बताया है, राजधानी कालीबंगा को बताया है। पहली दूसरी कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की पहली राजधानी हड़प्पा को माना जाता है, और जो है दूसरी आपका मोहनजोदड़ो। यानी दो राजधानियां मैंने बताया था, इसमें एक महोदय थे, उन्होंने कहा कि ये आपका हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो ये जो स्थल हैं ये किसी एक राज्य की दो जुड़वा राजधानियां हैं, ऐसा उन्होंने कहा। क्यों कहा? क्योंकि बहुत विकसित और विस्तृत वो ये दोनों नगर थे। इसी अनुरूप में डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसको कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया है। तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में तीसरी राजधानी किसे माना गया है, पहली दूसरी किसे माना गया है? तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा के साथ साथ में आपको कालीबंगा का भी नाम याद रखना है, भूलना नहीं है, बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर बात करें तो यहाँ से तीन प्रकार के समाधान प्राप्त होते हैं, तीन प्रकार, यानी दफनाने या किसी शव को अंतिम संस्कार करने हेतु तीन प्रकार के समाधान। यहाँ समाधान जो है तीन प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? एक है पूर्ण समाधान है, पूर्ण आंशिक समाधान है। आंशिक में कुछ जो है कुछ ही पार्ट या जो है उसके हड्डियों को मान लीजिए सवा उसमें दफना दिया जाता है। कुछ पहले प्रथा थी बहुत, अभी कुछ समुदाय में, कुछ पंथ में तो ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ पे जलाया नहीं जाता, ना ही मिट्टी में दबाया जाता है। तो सबके समाधान के अलग अलग तरीके हैं। तो पूर्ण समाधान, साथ में आंशिक समाधान, और साथ साथ में आपको ध्यान रखना है दाह संस्कार यानी जलाने की प्रथा। तो तीन प्रकार के समाधान के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। तो ये इंपॉर्टेंट है तीनों, ये सारे फैक्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब हम अगले स्थल की तरफ बढ़ेंगे। यह स्थल पूरी तरीके से होता है कंप्लीट। कालीबंगा को यहाँ पे जो है हम समाप्त करते हैं, और ये सारे फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, इसलिए सारे फैक्ट को आपको अच्छे से याद रखने। तो अगला जो स्थल है आपके सामने वह है धौलावीरा। धौलावीरा भी बहुत प्रचलित और बहुत ही अच्छा नगर था धौलावीरा। धौलावीरा की बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसकी खोज अगर हुई तो 67-68 में जगपति जोशी के द्वारा इसकी खोज की गई थी, और 1990-91 में रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा इसका उत्खनन किया गया। तो दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, नाम याद रखना है। जगपति जोशी के द्वारा खोज और उत्खननकर्ता कौन है? रवि सिंह बिष्ट। 1990-91 में हुई। अगर बात करें अवस्थिति, यह कहाँ स्थित है? तो यह भचाऊ नामक तालुका है। तालुका एक तहसील को बोलते हैं। तो भचाऊ या नामक तालुका में यह आपका गुजरात में स्थित है। बात करें तो मानसर या मनहर नामक नदी क्या है? नाला है, नाला। जो छोटी नदियां होती हैं बिल्कुल छोटी सी, उनको नाला
की संज्ञा दी जाती है, तो वही नाले के संगम पर है और ये कादिर द्वीप कहा जाता है इनको, कादिर द्वीप पर स्थित, कादिर द्वीप, तो नाम ध्यान रखना है कादिर द्वीप। अगर बात करें तो यहाँ पे धौलावीरा 26 जनवरी 2001 तक एक गांव के रूप में मौजूद था, यानी वर्तमान में। पहले की सभ्यता में अगर देखें तो वहाँ पे तो बहुत सारी चीजें रही होंगी और वो दब गई सभ्यता। तो बाद की बात करें तो 2001 तक एक छोटे गांव के रूप में ये 26 जनवरी 2001 तक ये एक गांव के रूप में विद्यमान था। परंतु जानते होंगे आपका गुजरात का जो भूकंप आया उसमें यह पूरी तरीके से यह गांव नष्ट हो गया था, तो इस बात को भी ध्यान रखना। अब बात करें तो यह संपूर्ण सिंधु सभ्यता का सबसे सुंदर नगर माना जाता है। ये ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि संपूर्ण सिंधु सभ्यता में सबसे सुंदर सुंदर नगर किसे माना जाता है। सुंदरता में आपका जरूरी नहीं है कि आपका जो है ये कोई शहर अच्छी तरीके से बिल्डिंगें हों, अच्छी तरीके से रोड सड़क हो, तभी वो सुंदर माना जाएगा। हो सकता है वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी रही हो, तो नेचुरल ब्यूटी यहाँ मान सकते हैं, यहाँ नेचुरल ब्यूटी रही होगी। यहाँ नदी नाला है, द्वीप है एक तरीके से, और अच्छा यहाँ पे स्थल यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये सुंदरतम नगरों में से एक है, इसको ध्यान रखना है। तो ये पूरे सिंधु सभ्यता में सुंदर नगरों में से एक ये नगर माना जाता है। अगर बात करें तो धौलावीरा में साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धौलावीरा के साक्ष्य आपको ध्यान रखने हैं। तो इसमें सूचना पट्ट के साक्ष्य मिलते हैं। सूचना पट्ट मैंने प्रारंभ में ही क्लास में बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के साक्ष्य कहाँ कहाँ प्राप्त होते हैं। तो वहां पे मैंने बताया था हड़प्पा का जो आपका ये कब्रिस्तान है, कब्रगाह है, वहां से प्राप्त होते हैं। जो कब्रिस्तान एच एच नाम का है, वहां से सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के अक्षर मिलते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि जो धौलावीरा में एक सूचना पट्ट प्राप्त हुआ। यहाँ पे 17 अक्षर यहाँ पे हैं। कितने अक्षर हैं? 17 अक्षर से अंकित ये धौलावीरा का सूचना पट्ट है और इसको ध्यान रखना है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, तो इसको ध्यान रखिएगा। सूचना पट्ट के साथ जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के 17 अक्षर अंकित हैं। यहाँ से नहर व बांध के साक्ष्य भी मिलते हैं। किसके? नहर व बांध के साक्ष्य मिलते हैं, नहर व बांध के। और बात करें तो विश्व के प्राचीनतम स्टेडियम का साक्ष्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राचीनतम स्टेडियम का साक्ष्य। स्टेडियम, खेलने के स्थान को स्टेडियम कहते हैं, खेलने वाले स्टेडियम अच्छे से आप परिचित होंगे। तो प्राचीनतम स्टेडियम के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं। अगर बात करें तो यहाँ पे जल संग्रहण, जल को संग्रह करने के भी साक्ष्य मिलते हैं। गुजरात राज्य में जल संग्रह की शुरुआत शुरू से ही बहुत ही प्रचलित थी। जल संग्रह वहाँ बहुत अच्छे से लोग करते हैं, जल का संरक्षण करते हैं और जल को संग्रहित करते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो जल संग्रह के भी साक्ष्य मिलते हैं। अगर बात करें जल संग्रहण, संग्रहण है यहाँ पे, हाँ गायब हो गया है इसमें। तो जल संग्रहण के साक्ष्य मिलते हैं। जल संग्रह लिखना चाहते थे, हो सकता है मिस्टेक हो गया है, भारी मिस्टेक हो गया। तो ध्यान रखिएगा, जल संग्रहण के भी साक्ष्य मिलते हैं। और अगला साक्ष्य अगर देखें तो यहाँ पे ध्यान रखना है। और साक्ष्यों में अगर बात करें तो धौलावीरा में क्या क्या साक्ष्य और मिलते हैं। तो एकमात्र ऐसा स्थल मिला है, ये पूरी सिंधु सभ्यता को मैंने पहले भी बताया था कि हड़प्पा नगर जो है 2 भागों में विभाजित था, आपका पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। इसको दुर्ग टीला या आपका नगर टीला बोलते हैं। तो 2 भागों में विभाजित था। वहीं पर मैंने बता दिया था कि धौलावीरा पूरे सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल है, एकमात्र नगर है जो 3 भागों में विभाजित है। 3 भागों में, ध्यान रखिएगा। अब 3 भागों में ये विभाजित है, तो कौन कौन से इसके भाग? 3 भाग, 3 भाग में विभाजित। कौन कौन सा भाग है? तो 2 भाग तो मैंने वहां पे भी चर्चा किया था मैंने, तो जिसमें बताया था मैंने कि पश्चिमी टीला, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, पूर्वी टीला। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है वो है मध्यमा, बोलते हैं इसको मध्यमा, मध्यमा, मध्यम टीला भी बोल सकते हैं, लेकिन नाम मिलता है मध्यमा, मध्यमा, ठीक है। और इस पूर्वी टीले को नगर टीला भी बोलते थे और निचला टीला, निचला नगर भी बोलते थे, नगर टीला। और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला बोलते थे, दुर्ग टीला। तो ये 3 भागों में विभाजित है।
अब आपको ध्यान रखना है, वहां पे मैंने बता दिया था कि जो पश्चिमी टीला है उसमें प्रशासनिक वर्ग के लोग रहते थे, प्रशासनिक वर्ग के लोग रहते थे, जबकि पूर्वी टीले में जन सामान्य के लोग निवास करते थे। तो ये दोनों चर्चा हड़प्पा में मैंने बता दिया था, लेकिन अब यहाँ फिर से बता देता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, प्रशासनिक, पश्चिमी टीले में प्रशासनिक वर्ग का निवास है, ये वर्ग का निवास है। अब पूर्वी टीले में मैंने बताया था कि जन सामान्य के लोग रहते थे, और यहीं पे मैंने बताया था प्रशासनिक के साथ साथ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, प्रशासनिक के साथ में इसमें आपको प्रशासनिक तो रहते ही हैं, साथ साथ में इसमें मिले थे मजदूर के बैरक, मजदूर बैरक भी मिले थे। और अगर बात करें तो यहाँ पे कार्मिकों का आवास, कर्मचारियों का आवास भी मिला था, कर्मचारियों का आवास भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। श्रमिक आवास बोल सकते हैं, श्रमिक आवास, कर्मचारी नहीं लेंगे, श्रमिक आवास या मजदूर बैरक या प्रशासनिक जो वर्ग के लोग हैं वो आपके पश्चिमी टीले में रहते थे। और पूर्वी टीले में मैंने बताया कि जन सामान्य के लोग रहते थे। मध्यमा, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है, मध्यमा में कौन रहता है, यहाँ पे व्यावसायिक लोग रहते थे, व्यावसायिक वर्ग के जो लोग हैं, व्यावसायिक वर्ग के लोग जो हैं, यानी व्यापारी वर्ग के लोग जो हैं वो यहाँ पे रहते थे। तो ये इस प्रकार 3 भागों में विभाजित ऐसा एकमात्र स्थल जो है वह आपको ध्यान रखना है, वह कौन सा है, वह धौलावीरा। धौलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल है जो आपका 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन से? पश्चिमी या दुर्ग टीले में, दूसरा पूर्वी या नगर टीले में, इसको निचला नगर भी बोलते हैं क्योंकि ये सबसे नीचे था, और तीसरा आपका मध्यमा। मध्यमा में व्यावसायिक वर्ग के लोग रहते हैं जो आप व्यापार वगैरह करते थे। तो इस प्रकार इसको आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपका धौलावीरा भी जो महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते थे इसमें वो होते हैं समाप्त। धौलावीरा इंपॉर्टेंट स्थल है, आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे के कुछ स्थलों को देखेंगे फटाफट, जिसमें आपके बहुत ज्यादा कोई तथ्य नहीं है, उसमें बस कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है वो उसको बताना चाहूंगा। कुछ 1-2 स्थलों की चर्चा और हम करेंगे जिसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य उसमें है नहीं, बस छोटे कुछ पॉइंटों में वो समाप्त हो जाएंगे, तो उसको भी हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो अब हम अगला जो स्थल देखेंगे वह देख लेते हैं, कौन सा, सूरकोटडा देख लेते हैं। कौन सा? सूरकोटडा, ठीक है। यह कौन से नंबर का स्थल है? 8वां। 7 स्थलों की चर्चा हम बहुत विस्तृत रूप में कर चुके हैं। अब हम सूरकोटडा की चर्चा करेंगे। सूरकोटडा बोलते हैं या सूरकोटडा, कुछ भी बोलिए आप। यह स्थल जो है अगर बात करें तो इसकी खोज कब की गई, तो खोज है 1964 ईस्वी में, और किसके द्वारा? जगपति जोशी के द्वारा। जगपति जोशी के द्वारा 1964 में इसकी खोज की गई है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, सूरकोटडा 1964 में जगपति जोशी के द्वारा खोज। अगर बात करें तो अवस्थिति इसकी क्या है, कहाँ पे स्थित है, अवस्थिति क्या है? तो अवस्थिति में ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें बहुत ज्यादा तथ्य नहीं है। तो अवस्थिति है ये कच्छ का रण। कच्छ का रण कहाँ है? अच्छे से आपको पता होगा, गुजरात में। तो 1964 में जगपति जोशी के द्वारा खोज और अवस्थिति इसकी बात करें तो यह कच्छ के रण में स्थित है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य देख लेते हैं। प्राप्त साक्ष्य क्या क्या है, तो यहाँ देखिएगा। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वह आप बहुत अच्छे से पढ़ते होंगे। तो इसमें घोड़े के अस्थि अवशेष मिले हैं। यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछा गया कि घोड़े के अस्थि अवशेष
घोड़े के अस्थि अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो सूर्यकोटडा से प्राप्त होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, तराजू तराजू के दो पलड़े पलड़े प्राप्त होते हैं। प्राप्त, ठीक है। पलड़े, तराजू के दो पलड़े जानते हैं ना आप? जानते हैं कि नहीं? तराजू के पलड़े क्या होते हैं? ये हो गया, मान लो डंडा है तराजू में, ये तीन उस पे डोरियां लगी होती, ये पलड़े होते हैं। ये डोरी हो गई, ये डोरी हो गई, ये डोरी हो गई, ये पलड़े हो गए। तो इस प्रकार यहाँ बीच में कांटा लगा होता है। तो ये जो दो पलड़े हैं, जिसपे एक तरफ बांट रखा जाता है और एक तरफ कोई वस्तु सामग्री रखी जाती है, तो यहाँ से तराजू के दो पलड़े प्राप्त होते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के साक्ष्य मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है ये भी। एकमात्र ऐसा स्थल है, पतन के कारणों को भी हम पढ़ेंगे लास्ट क्लास में। एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के साक्ष्य मिलते हैं। साक्ष्य मिलते हैं, साक्ष्य है भाई, साथ नहीं, साक्ष्य मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। घोड़े की अस्थि के अवशेष हैं, तराजू के दो पलड़े हैं। अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े से लोग परिचित नहीं थे। क्वेश्चन ये पूछा गया यूपीएससी में, शायद यूपीएससी का क्वेश्चन है, जिसमें ये कथन के रूप में कई कथनों में दिया गया था। तो एक चीज आपको क्लियरली याद रखना है, घोड़े की मृण मूर्ति प्राप्त हुई, घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए, ये सब बातें सत्य हैं। परंतु आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में आपको अगर दिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ऐसे ही कथन था कि उसमें कथन के रूप में क्या दिया गया था, उसमें मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है यूपीएससी में, कि आपका जो है सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग रथों से चलते थे या घोड़े से, ऐसा कुछ था। तो आपको ध्यान रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। इस बात को ध्यान रखना है, अपरिचित माने जाते हैं ये लोग, ठीक है। क्योंकि घोड़े के जो ये अवशेष मिले हैं, ये खुदाई के अंतिम चरण से प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको प्रमाणिक नहीं माना गया। तो यहाँ पे सीधा आपको नोट के रूप में लिख लेना है कि जो अभी तक की जो स्थिति है वो ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित माने जाते हैं। अपरिचित माने जाते हैं। कुछ तथ्य ऐसे हैं जिनको आपको रट के रखना है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य नहीं प्राप्त होते, घोड़े के ये साक्ष्य जैसे मूर्ति है, साथ साथ में अवशेष हैं, प्राप्त हुए हैं, लेकिन ये खुदाई के अंतिम चरण में प्राप्त हुए, तो इनको जो है प्रमाणिक नहीं माना गया। ध्यान रखिएगा, आपको यही याद रखना है कि सिंधु घाटी, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, साक्ष्यों में अगर पढ़ते हैं तो वहां पे मूर्तियों और अवशेषों की बात होती है, लेकिन अगर इसे कथन में दे दिया जाए और जैसा कि दिया गया था यूपीएससी क्वेश्चन में, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित माने जाते हैं, परिचित नहीं थे। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो सूर्यकोटडा में बस इतने ही तथ्य आपको याद रखने हैं। अब हम आगे देख लेते हैं, अन्य स्थल पे ले लेते हैं, अन्य स्थल देख लेते हैं। एक और ऐसे स्थल जिनपे तथ्यों की कमी है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा उसमें तथ्य नहीं है, उनको हम देख लेते हैं। तो एक हो गया आपका ये। अब हम नौवां स्थल जो आपका रोपड़ देख लेते हैं। नौवां स्थल रोपड़ है, ठीक है, रोपड़ ये नवे स्थल के रूप में हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो बात करें तो इसकी खोज बीवी लाल के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो ये आपको ध्यान रखना है 1950-51 माना जाता है, 1950-51, ठीक है, ये माना जाता है। लेकिन इसको आपको ध्यान रखना है,
जैसे मैंने बताया कि उसमें कालीबंगा में मैंने क्या बताया, कालीबंगा में मैंने बताया कि 1951 में खोज की गई थी, 1951 में। लेकिन वहां पे आपको ध्यान रखना है कि कालीबंगा में 1951 में वहां भी लिखा है, लेकिन इसको जो आपको ध्यान रखना है कि ये कालीबंगा के बाद खोज हुई है इसकी। कब हुई है? कालीबंगा के बाद हुई है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं ब्रेकर में लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये बताना इसलिए जरूरी है। अभी आपको क्लियर होगा। बीबी लाल के द्वारा वहां भी देखे होंगे उत्खनन कार्य वगैरह कराए गए थे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ लिख दे रहा हूँ। लिखा तो 1950-51 जाता है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कालीबंगा में भी 51 लिखा है मैंने खोज। तो कालीबंगा के बाद, बस इतना ध्यान रखिए, कालीबंगा के बाद जो है इसको खोजा गया, बस इतना ध्यान रखना, खोजा गया है, इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कालीबंगा के बाद खोजा गया। अब बात करें तो इसकी अवस्थिति क्या है। उत्खनन पहले देख लीजिए। उत्खनन, उत्खनन किसके द्वारा, उत्खनन कब किया गया है? तो 1955-56 में, 55-56 में आपका यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, थोड़ा मार्कर डाउन हो गया है, इसका कलर इसका डाउन हो गया हो, लेकिन थोड़ा दिख तो रहा ही होगा आपको। तो 1955-56 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसका उत्खनन कार्य कराया गया। और अगर बात करें अवस्थिति क्या है, अवस्थिति कहाँ स्थित है, तो अवस्थिति बात करें तो यह आपको ध्यान रखना है पंजाब में है, पंजाब में रोपड़ में। और बात करें तो नदी कौन सी है, सतलज नदी। कहाँ पे है? सतलज नदी के किनारे है, किनारे, ठीक है। तो अवस्थिति भी याद रखिएगा। रोपड़ की बात हो रही है, रोपड़ से प्राप्त साक्ष्य में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है, और यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और यही याद रखना है आपको। बस आपको क्या याद रखना है कि मानव के साथ, मानव के साथ कुत्ते, कुत्ते के समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। यानी मानव के साथ जो है कुत्ते को भी दफना दिया गया। अब हो सकता है कोई कुत्ता प्रेमी रहा हो, या जो है कोई कुत्ता मनुष्य प्रेमी रहा हो, तो वहां पे कुत्ते और मनुष्य को एक साथ साथ में दफनाया गया है। तो मानव के साथ कुत्ते के समाधान के साक्ष्य यहाँ प्राप्त होते हैं। यहाँ साक्ष्य लिखना है और आगे साथ लिखना। तो मानव के साथ कुत्ते के समाधान के साक्ष्य, और ऐसा आपको ध्यान रखना है, ऐसा कहीं भी, ऐसा किसी भी स्थल में ऐसा नहीं प्राप्त, ऐसा किसी भी स्थल में नहीं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मानव के साथ कुत्ते के समाधान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और ऐसा किसी भी स्थल में ऐसे साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। अब लास्ट में नोट डाल के मैं एक पॉइंट लिखना चाहूंगा। जैसा मैंने बताया कि यह रोपड़ जो है कालीबंगा के बाद खोजा गया है। अब इसी में एक नोट डाल के आप लिख सकते हैं, नोट डाल के लिख सकते हैं, ठीक है। क्या मानेंगे, यहाँ पे नोट लिखिएगा। नोट, स्वतंत्र भारत में, जैसा कि देख रहे हैं 51 में है, तो मैं यहाँ पे 2 नोट लिख रहा हूँ। स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र भारत में उत्खनित प्रथम स्थल, प्रथम स्थल कौन सा है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप। स्वतंत्र भारत में उत्खनन प्रथम स्थल कौन सा है, तो रोपड़ है, रोपड़ है। क्या है? रोपड़ है, ठीक है। और अगर बात करें दूसरे नोट में, स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र भारत में खोजा गया, खोजा गया प्रथम स्थल कौन सा है,
स्थल कौन सा है? कौन सा है? तो वह है आपका कालीबंगा। कौन सा है? कालीबंगा। बस इतना ध्यान रखना है। तो कालीबंगा के बाद में रोपड़ का जो है खोज हुआ है। कालीबंगा के बाद में किसका खोज हुआ है? रोपड़ का खोज हुआ है। लेकिन अगर बात करें खुदाई खुदाई की बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है और खनन पहले रोपड़ का हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैंने बताया था कि जो कालीबंगा है, वहाँ की कालीबंगा में 1961 से 67 के बीच में इसका जो है बीबी लाल और आपके बीके थापड़ हैं, उनके द्वारा यह आपका स्थल जो है उत्खनित करवाया गया था। और बात करें तो कालीबंगा की जो खोज हुई 1951 में हुई है और किसके द्वारा की गई है? अमलानंद घोष के द्वारा की गई है। तो बस इतने तथ्य आपको इसमें इम्पोर्टेंट है, याद रखने हैं कि स्वतंत्र भारत में उत्खनित पहला स्थल कौन सा है? तो आंसर होगा आपका रोपड़। अगर बात करें तो खोज कालीबंगा के बाद हुई है। ठीक है, और अगर कालीबंगा के उत्खनन की बात करें तो 1961 और से लेकर 67 के बीच में बेबीलाल और बीके थापड़ के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार आपको ये रोपड़ भी हो गया है, आपको रोपड़ भी याद रखना है। सारे ये इंपॉर्टेंट स्थल हैं। तो सूरकोटडा, रोपड़ और साथ में धौलावीरा और कालीबंगा। तो इन स्थलों के बाद में अब जो है अब आगे के एक दो स्थल छोटे मोटे और बचे हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत कंप्लीट करेंगे और लास्ट में इसके सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों को भी जरूरी है चर्चा करना, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिलहाल आज की चर्चा हम यहीं करेंगे समाप्त। यह क्लास आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जैसा भी आपका फीडबैक हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। सेशन पसंद आए तो लाइक करने के साथ अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ इसको शेयर भी जरूर करिए। आपका यह थोड़ा सा प्रयास हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है, तो आप इसको शेयर भी अवश्य करिए। और क्लास पसंद आए तो अपना एक प्यारा फीडबैक कमेंट बॉक्स में भी ड्रॉप कर दीजिए। तो अब आगे की चर्चा एक संभवतः एक क्लास में संपूर्ण हो जाएगी। एक क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे इसके पतन के कारण, साथ साथ में एक दो जो स्थल अन्य बचे हुए हैं। तो इस प्रकार हमारा जो है संपूर्णता के साथ और गहराई के साथ, गहनता के साथ यह हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट जो है अपना टॉपिक देखेंगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट चर्चा में। तब तक के लिए आप सभी भाइयों बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।